तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज नया सेशन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हमारा और फाइनली हम लोग ऑर्गेनिक में एंटर कर गए हैं। चैप्टर 8 चल आ गया है, 5 के बाद मैं 8 लाया हूँ। 6 और 7 इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन बाकी है। लेक्चर 6 ही है ये, परेशान मत हो। 5 के बाद 6 ही है ये लेक्चर, लेकिन चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 8 लाए हैं। पहले ऑर्गेनिक ले आए हैं ताकि आपको सीखने समझने का पर्याप्त समय मिल सके, है ना। सारा 1-2 दिन के अंदर चला जाएगा बच्चों, परेशान नहीं हो। और ये जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, है ना, इसको हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ प्रॉपर है ना। चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन? ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। अगर कोई कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ हो तो उसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ हो तो उसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो उसको भी कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है डिटेल में समझाने का तो अभी समय नहीं है, अगर पूरा समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल नट सेल में आप इतना समझिए कि इस हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह का है, वैसे तो 5-6 तरह का है, पर अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 3 ही से काम चल जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो अब भी sp। कभी कभी s कैरेक्टर भी पूछ देता है, हाइब्रिडाइजेशन के जगह पर s कैरेक्टर पूछेगा। तो अगर इसमें s कैरेक्टर पूछा जाए तो इसका s कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें जो s कैरेक्टर होगा, देखिए यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल है ना। टोटल यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3, टोटल 4 है। परसेंटेज की दुनिया में टोटल 100 होता है, तो यहाँ पर अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है और परसेंटेज में टोटल 100 होता है। यहाँ ऑर्बिटल की संख्या 4 है, 4 कैसे? तो s का 1 और p का 3, टोटल 4 हुआ। इसका मतलब 25% यहाँ पर s का कंट्रीब्यूशन है और 75% यहाँ पर p है। 75% क्या है? p ऑर्बिटल है और 25% s है। इसी प्रकार अगर इसमें s परसेंट पूछा जाए तो s कैरेक्टर 33% s है और 66.6% क्या है? p है। यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ 50% s है और 50% p है, क्योंकि यहाँ 2 ही ऑर्बिटल है। यहाँ 3 ऑर्बिटल था तो 100 को यहाँ पर 3 से डिवाइड किए, यहाँ पर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 50% s हो जाएगा और 50% p हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इथाइन बोल रहा है। इथाइन का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो sp का मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द करेक्ट IUPAC नेम, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन, फॉर P का मतलब है प्योर, एंड A का मतलब है अप्लाइड और C का मतलब है केमिस्ट्री। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो नाम रखेगा सभी कंट्री के मेंबर इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 3। ये COOH वाला कार्बन को भी काउंट करना है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मिला करके टोटल कार्बन 3 है और 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है। कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, हिडन रहता है। डबल बॉन्ड रहता, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो दिखाई देता। डबल को आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए AN, एल्केन के लिए, एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं।
N के बाद यहाँ पर E नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC लगाते हैं, ओइक एसिड। एक साथ लगातार दो वॉवेल नहीं आ सकता है, AEIOU। अगर या किसी भी नाम के अंत में, जैसे अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा प्रोपेन पूरा और उसके बाद ओइक लिख देगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E और O एक साथ आ गया। और जब आप नाम को जोड़ रहे हो तो एल्केन का E और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU एक साथ नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ O और I तो आया है। सर क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। सर कह रहे हैं कि एल्केन का लास्ट का E नहीं आना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप जब आप जोड़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप का AEIOU जब जोड़ते समय AEIOU ये सब नहीं आना चाहिए, इनको जोड़ते समय नहीं आना चाहिए। बाकी आए तो चलेगा लगातार, पर जुड़ते समय E और O एक साथ नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन है, इसलिए प्रोप, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है इसलिए OIC प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नोट डाउन करिए, दिख रहा है ठीक से? हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो शब्दों के मिलने से बना है बच्चों, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस, और फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता हो। इलेक्ट्रॉन यानी जो माइनस की चाहत रखता हो। माइनस की चाहत कौन रखेगा, या तो जिसके पास प्लस चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। भाई माइनस की चाहत कौन रखेगा, जिसके पास माइनस होगा। माइनस तो माइनस की चाहत नहीं रखेगा, यानी माइनस की चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत कौन रखेगा, जिसके पास प्लस का चार्ज दिख रहा हो या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहां देखना है कि किसके पास प्लस, यहां तो ऑप्शन में कोई भी प्लस चार्ज नहीं है। ऑप्शन में कहीं प्लस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां देखना है तो NH3, देखिए नाइट्रोजन का पहले से ही ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है प्यारे, 7, 2,5। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, 1 2 3 4 5, और 3 हाइड्रोजन से शेयर किया तो 5 पहले से था अपने पास और 3 हाइड्रोजन से लिया तो इसका तो 8 पूरा हो गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, तो जवाब है नहीं रखता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा BF3 बोरॉन, सेंट्रल एटम बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 2,3। तो बोरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बोरॉन के पास 1 2 और 3, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन के साथ शेयर किया है। तो फ्लोरीन से 1 लिया, फ्लोरीन से 1 लिया, फ्लोरीन से 1 लिया, तो 3 अपने पास था और 3 फ्लोरीन से लिया, तो कितने हो गए, 6। यानी इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की, सेंट्रल एटम के पास क्या है, कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इसका जो सेंट्रल एटम बोरॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है कि नहीं रखता है, तो जवाब है कि हाँ रखता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा BF3। इसमें BF3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। नोट डाउन करिए इसको। हो गया, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा, H2O को इसी प्रकार देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, और इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, यानी 2,6। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा था तो 2 हाइड्रोजन से शेयर करके 8 पूरा कर लिया। इसके पास तो माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो माइनस की चाहत नहीं रखेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, BF3। और जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, इसीलिए इसको लीविस एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल आर आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड। तो BF3 यहाँ पर एसिड है, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा।
एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो एसिड है। कौन सा एसिड है? तो लीविस एसिड है। सर तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन भी एसिड है। हाँ, क्लोरीन भी एसिड है। सर तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन भी एसिड है। हाँ, ऑक्सीजन भी एसिड है। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो एसिड है एज पर लीविस। प्रोटॉन, आप जानते हैं कि एसिड वो होता है जो H+ आयन का त्याग करता है, जो प्रोटॉन का त्याग करता है। लेकिन जो प्रोटॉन देने वाले को एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को एसिड कहते हैं। उल्टा, प्रोटॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई H+ दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो वो एसिड है। जैसे HCl H+ दे रहा है, अरे भाई HCl H+ देगा, H2SO4 H+ देगा, HNO3 H+ देगा, तो जो H+ देगा वो एसिड है। या फिर जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह भी एसिड है। ये एक्स्ट्रा चीज दिमाग में रखिएगा, 11th में सीखना है ये। 10th तक आप जानते हैं H+ वाला कि जो H+ देता है वो एसिड है। आज आप क्या सीख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह भी एसिड है। A फॉर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A फॉर एसिड। तभी तो एसिड रेन होता है यार, ताजमहल पीला हो रहा है। क्लोरीन, जब हवा में क्लोरीन रहता है तो वो पहली बारिश के साथ जब मिक्स हो जाता है और वो ताजमहल पे पड़ता है तो उसके संगमरमर को, जो वाइट संगमरमर को येलो कर देता है, जिससे क्या हो रहा है, ताजमहल खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए वहाँ के आसपास में जितना फैक्ट्री है सबको हटा दिया गया, सबको कानपुर ले गया, लेदर इंडस्ट्रीज को आगरा से हटा दिया गया। नहीं, चलिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन? C4H10, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन। कितने? कोई जरूरी नहीं है कि ब्यूटेन हम पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में ब्यूटेन ही आएगा, पर यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। पूछता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं। तो देखो आपके पास ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। कहता है इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं? इतने ही कार्बन और इतने ही हाइड्रोजन को और कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो एक और तरीका है लिखने का, इसको हम कहेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटेन, या इसको N-ब्यूटेन भी कह सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है सर, तो हम कहेंगे N-ब्यूटेन। N मतलब नॉर्मल, जब उसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा हो। इसका कॉमन नेम क्या है सर? इसका नाम है इसका नाम है ब्यूटेन, N-ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन। सेकेंड कार्बन पर अगर ब्रांच लगा हो तो इसको क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। 2-मिथाइल को क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। 3 कार्बन का चेन है इसलिए प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पर ब्रांच लगा है इसलिए इसको आइसो कहा जाता है। तो 2-मिथाइल प्रोपेन को हम लोग, इसको आइसो प्रोपेन नहीं, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें हम पूरा का मिला करके लिखते हैं। इसका नाम आइसो प्रोपेन नहीं, इसको आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। खैर, कॉमन नेम के बारे में बात, इसको क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। जब भी कहीं 2-मिथाइल लिखा हो तो 2-मिथाइल को आइसो कहा जाता है, और जब कॉमन नेम लिखते हैं तो ब्रांच और पेरेंट चेन सबको मिला करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया आइसो ब्यूटेन। तो इसको कितने तरीके से आप लिख सकते हैं? तो 2 तरीका। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4। देखो कार्बन कितना है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 3 10, तो C4H10। इसका भी उतना ही कार्बन यहाँ पर भी है, उतना ही हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं? यहाँ 4 कार्बन का चेन है, यहाँ 3 कार्बन का चेन है, तो ये दोनों कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर। चेन में डिफरेंस है ना, ये 4 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन है। डिफरेंस क्या चीज में है? चेन में, इसीलिए चेन आइसोमर्स हैं। आइसोमर क्या होता है? वैसे कंपाउंड जिनके फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन जिनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, उनको आइसोमर्स कहा जाता है। एक ही माता पिता के 2 अलग अलग संतान दिखते एक जैसे हैं, उनको जुड़वा कहा जाता है। माता पिता सेम है पर बच्चे दिखते भी एक जैसे हैं, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। दोनों बच्चा एक जैसा नहीं ना हो सकता, दोनों का बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता। दिखने में भले एक जैसा है पर प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं है दोनों का। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए ट्विन्स कहे जाते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री में आइसोमर्स कहे जाते हैं। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए? तो इसका आंसर हो गया 2। अगर मान लो ब्यूटेन के अलावा कोई दूसरा आ गया तो एक बात समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में मीथेन है, अगर क्वेश्चन में इथेन है, अगर क्वेश्चन में प्रोपेन है, तो बच्चों मीथेन, इथेन और प्रोपेन के कोई भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। मीथेन, इथेन और प्रोपेन के कोई भी आइसोमर्स नहीं होते हैं।
अगर ब्यूटेन का पूछ दिया है तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 आइसोमर्स होते हैं। इसी प्रकार अगर पेंटेन पूछ दिया, पेंटेन, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, 3 आइसोमर्स होते हैं, है ना, एन पेंटेन, नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन, बताएं, नियो, आइसो। अच्छा, इसी प्रकार अगर हेक्सेन दे दिया, 6 कार्बन पूछ दिया, तो 6 हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 5 आइसोमर्स होते हैं। एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार हेप्टेन के बारे में अगर बात किया जाए कि हेप्टेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो इसके 7 आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? 7। इसी प्रकार अगर ऑक्टेन के बारे में पूछा जाए, कितने ऑक्टेन के आइसोमर्स, OCTANE, ऑक्टेन के आइसोमर्स अगर पूछा जाए तो इसे कितने आइसोमर्स होते हैं? 7 नहीं, इसके 9। ऑक्टेन के कितने होते हैं? तो 18 आइसोमर्स होते हैं। कितने होते हैं? आइसोमर्स 18 होते हैं। उसी प्रकार अगर नोनेन का पूछा जाए, किसका? नोनेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो 35 आइसोमर्स होते हैं। कितने होते हैं? 35 आइसोमर्स। और लास्ट में एक और डेकेन भी होता है 10 कार्बन का, तो डेकेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो 75 आइसोमर्स होते हैं। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सर, कोई टेक्निक नहीं है निकालने का, तो जवाब है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला या कोई टेक्निक नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75 याद रखना है। 2, 3, 5, 9, 18, 35 एंड 75 ये याद रखना है। इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। इसको पढ़ते हैं लासेन टेस्ट। क्या पढ़ा जाता है हिंदी में? पढ़ने में उच्चारण क्या किया जाता है? लासेन, है ना, लासेन टेस्ट। तो छोटा हो गया क्या? दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा छोटा हो गया ये, इसको जूम करते हैं, शायद आपको दिखाई दे। ठीक है, अब शायद दिख रहा हो। इन लासेन टेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विथ विच मेटल? लासेन टेस्ट पहले समझिए होता क्या है। लासेन टेस्ट क्यों करते हैं? लासेन टेस्ट हम इसलिए करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, ये चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए? कि उस कंपाउंड के पास नाइट्रोजन है क्या, उस कंपाउंड के पास सल्फर है क्या, या उस कंपाउंड के पास हैलोजन है क्या। कौन से कंपाउंड के पास? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, हैलोजन प्रेजेंट है क्या, है ना, सल्फर प्रेजेंट है क्या, ये चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लासेन टेस्ट जो होता है ये चेक करने के लिए कि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन है क्या, सल्फर है क्या, या हैलोजन है क्या। उसके लिए हम सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस टेस्ट में होता क्या है? इस टेस्ट में होता क्या है? अगर सोडियम है, ठीक है, अगर उसके साथ नाइट्रोजन रहेगा, अगर नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन होगा उस कंपाउंड में, मान लीजिए कि कोई कार्बन है, कोई कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन होगा, है ना, मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन होगा, तो Na प्लस Cn, NaCN बन जाएगा, Cn, तो NaCN बन जाएगा। अगर सल्फर होगा तो Na के साथ सल्फर बन जाएगा, सल्फर होगा तो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा। अगर हैलोजन होगा तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें लासेन टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, सल्फर प्रेजेंट है क्या, या हैलोजन प्रेजेंट है क्या। और इसके लिए हम जिस मेटल का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो कौन सा मेटल होता है? सोडियम मेटल। बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करता है। तो पूछा है कि लासेन टेस्ट में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाते हैं वो कौन सा मेटल मिलाते हैं? तो कौन सा मेटल मिलाते हैं? सोडियम मेटल मिलाते हैं। ये सब चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाता है। तो याद रखना है लासेन टेस्ट में सोडियम मेटल होता है, और ये क्यों करते हैं ये चीज़ जानना है, बस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
का भी फॉन्ट बड़ा दिक्कत है यार, कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। कहता है कि केरोसिन ऑयल और वाटर को अगर मिक्स कर दिया गया है, देखो केरोसिन ऑयल हल्का होता है तो पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। ये आपका वाटर है और ये आपका केरोसिन है। केरोसिन का डेंसिटी कम होता है तो इसीलिए केरोसिन आपका ऊपर हो जाएगा, है ना, और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो ये नीचे हो जाएगा। अब कहता है कि इनको अगर सेपरेट करना है, इनको अलग करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको आसानी से फनेल की मदद से छान के ऊपर से अलग कर लेंगे। जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, पानी के ऊपर कुछ आ गया तो उसको हम लोग कपड़ा से छान सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सेपरेटिंग फनेल होता है और सेपरेटिंग फनेल की मदद से आसानी से केरोसिन और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। तो जब दोनों का डेंसिटी अलग अलग हो, कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, एक साथ मिक्स नहीं हो रहा हो, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर रहा हो, ऊपर और नीचे बिल्कुल अलग हो, तो सेपरेटिंग फनेल से आसानी से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, सेपरेटिंग फनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अब फॉन्ट ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन हाँ, कार्बोकेटायन अब समझना है। कार्बो ये 3 2 1 1 2 3 क्या लिखा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, पर ये जानना जरूरी है। देखिए किसी कार्बन पर अगर प्लस चार्ज हो जाए ना बच्चों, तो उसको कहा जाता है कार्बन और उस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को कहते हैं केटायन, और कार्बन पर प्लस चार्ज लगा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन देखो, एक आपके पास है कार्बन पर प्लस लगा हुआ है और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या कहा जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। डिग्री का मतलब यहाँ पर संख्या से है, डिग्री का मतलब संख्या से है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है इसको हम थोड़ी देर के लिए कहें अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है उनको कहा जाता है बीटा कार्बन। क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन की संख्या 3 है इसीलिए इसको कह रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। डिग्री मतलब संख्या, डिग्री मतलब अमाउंट नहीं कहते हैं आपका डिग्री कितना डिग्री बुखार है, आपकी डिग्री क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। तो डिग्री का मतलब खाली एंगल मापने के लिए मैथ्स में यूज नहीं होता है, डिग्री का मतलब अमाउंट से है, और यहाँ पर डिग्री का मतलब है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, और इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, यानी कितने बीटा कार्बन हुए, 2 बीटा कार्बन। इसका मतलब ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, इसी प्रकार से इस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है और इसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक, यानी सिर्फ एक बीटा कार्बन है। तो एक बीटा कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आपको समझ में आ गया 3 2 1 क्या है, डिग्री है, वो 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब पूछा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब समझो, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम आपको समझाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन के पास, सेंटर वाले कार्बन के पास। और ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये जिसके भी साथ रहेंगे ना उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। मैंने इसको ऐसे समझिए कि ये जो है सेंट्रल वाला जो कार्बन है इसका बर्थडे है, ये बर्थडे बॉय है, इसके पापा भी पैसा दे रहे हैं, इसकी मम्मी भी पैसा दे रही है, इसकी भैया भी पैसा दे रहे हैं, तो तीनों को इसको पैसा दे रहे हैं। तो इसके पास पैसे की कमी का अभाव होगा, पैसे का अभाव रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर इसके पापा पैसा दे रहे हैं और मम्मी पैसा दे रही हैं, सिर्फ 2 ही लोग पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर पापा मम्मी और भैया 3 लोग पैसा दे रहे थे बर्थडे मनाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग इसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसा दे रहे हैं। और यहाँ भी पापा खाली पैसा दे रहे हैं, वो भी 4 बात बोल के बेहुदा बर्थडे मनाएगा,
पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, आता ज़्यादा कुछ है नहीं, बर्थडे मनाएगा, जैसे आप लोगों के साथ होता है। आप लोगों के साथ तो खैर ये वाला है, आप लोगों के साथ तो कोई भी डोनर नहीं होता है, बर्थडे उड्डे क्या है, कुछ नहीं होता है, नहीं ये वाला, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई डोनर नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, नहीं दिखाई दिया ये ना, ये कह रहा हूं मैं, इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर कोई डिग्री कार्बोकेटायन नहीं है। वो सिर्फ उसको बोलेंगे कार्बोकेटायन, इसको डिग्री 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ कार्बोकेटायन इसको बोलेंगे। कार्बन पे प्लस है, इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक बीटा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप ही बताइए कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए बैकअप प्लान, इसके पास कितना बैकअप है, 3 बैकअप है, इसके पास कितना बैकअप है, 2, इसके पास कितना बैकअप है, 1। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा टेंशन फ्री कौन है, ज़्यादा बढ़िया बर्थडे कौन मनाएगा। तो जवाब है 3 डिग्री वाला मनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े हैं आप लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है ना, अल्फा कार्बन, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा कार्बन, नहीं पढ़ा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। ये सिग्मा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन रिंग के अंदर। पाई का कोई लेना देना नहीं है, लोन पेयर कोई लेना देना नहीं है, डी ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है। विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेट, ओके, विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ये चेक करने के लिए हम इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर लासेन टेस्ट करते हैं। अरे लासेन टेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए। यहाँ पर चेक करने नहीं बोल रहा है, एस्टिमेट करने बोल रहा है, मतलब कि कितना मात्रा में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए तो ठीक है लासेन टेस्ट कर दिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं, ये प्रेजेंस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आप लासेन टेस्ट करते हैं। पर चेक कर लिए कि हाँ इसमें नाइट्रोजन है, अब ये चेक करना है कि नाइट्रोजन कितना है उसमें, ये चेक करना है कि नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चेक करना है, अमाउंट कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चेक करना है, नाइट्रोजन का प्रेजेंस नहीं चेक करना है। अगर प्रेजेंस चेक करना रहता तब तो फिर लासेन टेस्ट करते। अब कहता है इसमें से कौन सा मेथड है, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चेक करने के लिए 2 मेथड होता है, एक होता है ड्यूमस मेथड और दूसरा होता है जेल ढाल मेथड। दो, अगर इसमें से अगर ऑप्शन में जेल ढाल मेथड होता तो भी ये भी इसका आंसर होता, एंड ड्यूमस मेथड रहता तो भी आंसर होता। नाइट्रोजन के अमाउंट को चेक करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्यूमस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ड्यूमस की जगह पे जेल्डाल मेथड रहता तो जेल्डाल मेथड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको, लिखते जाइए, सब लिखते जाइए, अभी बहुत सारा टेस्ट इस तरह से आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाइए, कहानी मत सुनिए, लिखते जाइए। मिसिबल मिक्सचर, घुलनशील, मिसिबल मतलब एक दूसरे में एकदम घुस गया है, पेनिट्रेट कर गया है अंदर तक, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे भाई, तब तो फिर आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर मिक्सचर है, मिसिबल मिक्सचर है, यानी बेंजीन और क्लोरोफॉर्म दोनों मिक्स हो गया है, तब जब मिक्स हो गया है तो फिर फिल्टर करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। एक जल्दी बॉयल करेगा, एक लेट से बॉयल करेगा। जो जल्दी बॉयल करेगा वेपर बन के निकलेगा, उसके वेपर को अलग जगह स्टोर करेंगे, और जो बाद में वेपर बन के निकलेगा उसके वेपर को अलग जगह स्टोर करके कंडेंस करेंगे। इस प्रकार से एक को अलग और एक को अलग फिल्टर करेंगे, इसी को कहा जाता है डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं समझे, सर कह रहे हैं ना कि मान लो कि हमको नाइट्रोजन का फैक्ट्री खोलना है, यानी हम नाइट्रोजन गैस का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम नाइट्रोजन गैस कहाँ से लाएंगे, एटमॉस्फेयर से ही लेंगे। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहीं से नाइट्रोजन का, जब हमको बिजनेस करना है तो हम यहीं से ना नाइट्रोजन लेंगे, खरीद के ला के बेचेंगे तो हम मूर्ख हैं, हम तो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन को सक करेंगे।
अब हम यहाँ से नाइट्रोजन लेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली हमको नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पे हीलियम भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये सब तो हमको नहीं चाहिए। हम किसी कंपनी को या किसी हॉस्पिटल को जब नाइट्रोजन गैस बेचेंगे तो प्योर नाइट्रोजन गैस बेचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ की हवा में तो मिक्सचर है। तो हम क्या करेंगे, इस हवा को पहले उठाएंगे, एक सैंपल सिलेंडर के अंदर भरेंगे और ठंडा करेंगे। -120 डिग्री, -130 डिग्री, -140 डिग्री, जैसे ही ठंडा करते जाएंगे तो ठंडा करते करते वो लिक्विड बन जाएगा। ये गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और 120 डिग्री पर मान लो ऑक्सीजन ठंडा होकर लिक्विड बन जाके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। 140 डिग्री पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनकर बाहर सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, सबका अलग अलग टेम्परेचर है। 160 डिग्री पर, -160 डिग्री पर मान लो कि नाइट्रोजन बाहर हो रहा है। तो इस प्रकार ठंडा करते जाएंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग गैस सेपरेट होकर के लिक्विड बन बन के बाहर निकल रहा है, और अलग अलग टाइम पे हम उनको अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, और इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, जो लागत है वो ठंडा करने में जो लागत है बस वही है, बाकी इसमें तो आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है रॉ मटेरियल में। तो उसी प्रकार वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, नाइट्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग। इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को अलग करना है, जो कि मिक्स हो गया है। तो फिर मिक्स हो गया है तो फिर उसको आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करना होगा, उबालना पड़ेगा। और एक है जल्दी उबल जाएगा, एक है लेट से उबलेगा। जो जल्दी उबलेगा उसके वेपर को अलग स्टोर करेंगे, और जो लेट से उबलेगा उसके वेपर को अलग स्टोर करेंगे, और इस प्रकार दोनों के वेपर को ठंडा कर देंगे अलग अलग, तो दोनों हमको अलग अलग मिल जाएगा। द बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक कंपाउंड दिया है और इसमें पूछा है कि इसमें कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। HOCH CN 2 बार है, CN 2 बार है, ये कह रहा है। और पूछता है कि इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, CN बोला है, तो CN का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N, CN का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको साइनाइड कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नहीं समझता है यार। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, होना कितना चाहिए, 8, कितने की कमी है, 4, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, जितना कमी है उतना बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, आउटर मोस्ट में होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 5, कितना घट रहा है, 3, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, जितना बॉन्ड घटेगा उतना बनाएगा। तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बनाता है। तो एक बॉन्ड इधर से बनाया और 3 इधर से बनाया, तब ना 4 पूरा होगा। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अभी तुरंत आपको सर बताए कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा जो कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, डबल बॉन्ड रहता तो sp2। ये तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है तो इसको sp हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है तो इसको भी sp हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। यानी पूछा है कि इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो पूछ रहा है। तो भैया आप ही लोग बताइए कि कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, बताइए कितने कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आंसर हो गया 2 कार्बन ऐसे हैं, एक ये और एक ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, परमानेंट इफेक्ट। देखिए परमानेंट इफेक्ट 3 होता है, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट होता है किसी भी कंपाउंड में। देखिए ये रिवीजन क्लास चल रहा है, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ने की बाद की प्रक्रिया है रिवीजन। तो अगर आप पहली दफा इस सब चीज को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा ना प्यारे, बट धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ये सभी परमानेंट इफेक्ट होता है। तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, ये 3 जो होते हैं ना प्यारे, ये परमानेंट इफेक्ट में आते हैं, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो लिखा हुआ है ना, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये टेम्पररी होता है कंपाउंड में, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। इंडक्टिव इफेक्ट को बोला इसमें से कौन इज परमानेंट, तो परमानेंट कौन है, ए। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट परमानेंट है,
तो परमानेंट पूछा है, परमानेंट कौन है, तो परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। परमानेंट में तीनों है, अगर ऑप्शन में ये ना रहकर कुछ और रहता तो भी इस क्वेश्चन को बना के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। नेक्स्ट क्या है, IUPAC सिस्टम अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लगाते हैं। पूछ रहा है सफिक्स मतलब होता है किसी नाम के अंत में लगाने वाला, नहीं पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय जो किसी नाम के पहले लगे और उसका अर्थ बदल दे। मूल्य, बहुमूल्य, सुंदर, अति सुंदर, है ना, रूप, कुरूप। तो इस तरह से नाम के पहले लगे तो उसको कहते हैं, नाम के बाद लगे, पहले लगे तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, बाद में लगे उसको कहते हैं सफिक्स। तो कहता है कि यदि किसी कंपाउंड में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो नाम के अंत में कौन सा सफिक्स लगेगा, तो OL लगता है, OL अल्कोहल के लिए। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद कीजिए, सिस एंड ट्रांस, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H, जब दोनों ग्रुप एक तरफ हो जाएं तो उनको कहा जाता है सिस, और जब दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएं, एक जैसे ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो जाएं, 180 डिग्री पर हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस। ये ग्रुप 180 डिग्री पर है एक दूसरे से, तो ये 180 डिग्री पर है तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और एक 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, पूरा सर्कल 360 होता है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, इसको क्या कहा जाएगा, सिस आइसोमर। अब पूछ रहा है कि इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये अगर आप पढ़ के गए हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है क्या, C सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसके अलोंग ना देखना है आपको, इसके अलोंग ना देखना होता है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। Which of the following is न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों के मिलने से बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब प्लस। न्यूक्लियस पे दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज मतलब प्लस चार्ज। और फाइल का मतलब सर अभी क्या बताए, लविंग स्पीसीज। फाइल का मतलब सर क्या बताए, लविंग, यानी जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हो, जो प्लस की चाहत रखता हो। अब बताना आपको ये है इसमें से किसमें से प्लस की चाहत कौन रखेगा, तो प्लस की चाहत वो रखेगा जिसके पास माइनस चार्ज हो। तो देखना है किसके पास माइनस चार्ज है, तो ये C के पास माइनस चार्ज है, तो ये प्लस की चाहत रखेगा, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। बाकी इसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 प्लस प्लस है इसके पास, ये माइनस की चाहत रखता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये तो कुछ नहीं है, 6 है, 6 बना लेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बोला है तो C इसका आंसर हो जाएगा। OH माइनस, माइनस है इसलिए प्लस की चाहत रखेगा। होमोलोगस सीरीज, देखो होमोलोगस सीरीज मान लीजिए आपके पास है CH4 मीथेन, CH3 इथेन, CH3 CH2 प्रोपेन, CH3 ब्यूटेन, CH3 पेंटेन। इसी प्रकार CH2 एंड फाइनली CH3। इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज, 1 2 3 4 5 6। तो ये होमोलोगस सीरीज जो बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से बदल रहा है, तो आप देखिए किसकी वजह से बदल रहा है। यहाँ CH2, यहाँ 2 बार CH2, यहाँ 3 बार CH2, यहाँ 4 बार CH2। CH3 तो लास्ट और फर्स्ट में जैसे था वैसे है ही, CH3 जैसे था वैसे तो अभी भी है। CH3 यहाँ पर भी दोनों जगह एंड में है, यहाँ भी दोनों 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 एंड में है। तो सीरीज किसकी वजह से बन रहा है, तो CH2 की वजह से बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। होमोलोगस सीरीज मेंबर डिफर बाय विच ग्रुप, तो बाय CH2 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ CH4 कितना बार बताएं, टेट्राहेड्रल, मिथेन,
CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसका एंगल अगर पूछ दे तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, टेट्राहेड्रल। हम लोग कॉपी में भले CH4 को ऐसे लिखते हैं पर ये ऐसा होता नहीं है, इसका शेप अलग होता है, इसका शेप ऐसा होता है CH4 कैमरे के स्टैंड की तरह। जैसे देखिए ये आपके पास देख रहे हैं कैमरे का स्टैंड है, ये बिल्कुल इस तरह से होता है, इस तरह से देखिए, ये नीचे इधर 3 फ्रेम यहाँ है ना, 3 फ्रेम ये हो गया, इधर 1 फ्रेम ये हो गया, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो बेंजीन ही शो करेगा ना, जिसके पास विच हैव कॉन्जुगेट पेयर, जिसके पास कॉन्जुगेट पेयर रहेगा वही ना रेजोनेंस शो करेगा, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए तभी रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, डबल सिंगल डबल का पैटर्न हो, डबल सिंगल लोन पेयर का पैटर्न हो, डबल सिंगल प्लस का पैटर्न हो, डबल सिंगल माइनस का पैटर्न हो, है ना, माइनस सिंगल डबल इस तरह का पैटर्न हो। तो टोटल 14 तरह का कॉन्जुगेट पेयर होता है, 14 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेट पेयर। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक रेजोनेंस नहीं होगा। तो इथेन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मिथेन में तो कुछ भी नहीं होता है कॉन्जुगेट पेयर, प्रोपेन में भी कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। कॉन्जुगेट पेयर तो सिर्फ बेंजीन में होता है, ये है बेंजीन C6H6 डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो इस प्रकार पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, यानी हर कॉर्नर पर क्या है कार्बन, और हर कार्बन के साथ क्या है एक एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया C6H6 बेंजीन। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी एडजॉर्प्शन पे काम करता है, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। नहीं समझे, देखो चीजें दो तरह की होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ दोनों शब्दों पे ध्यान देना, स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ AB लिखा हुआ है, यहाँ AD लिखा हुआ है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब अलग है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बल्क में पेनिट्रेशन होता है, चीजें गहराई में चली जाती हैं, बल्क पेनिट्रेशन। और एडजॉर्प्शन में क्या होता है चीजें सरफेस पर ही मेंटेन रहती हैं, सरफेस फेनोमेना है ना, सरफेस पर ही घटने वाली घटना है, सरफेस पर ही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं व्हाइट बोर्ड पर चॉक से लिख रहा हूं, इंक मार्कर से लिख रहा हूं, तो क्या इंक बोर्ड के अंदर चला जाता है? नहीं, इंक सतह पर ही रहता है, अंदर गहराई में तो प्रवेश नहीं करता है। अगर गहराई में प्रवेश कर जाता, बल्क में प्रवेश कर जाता, तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन सिर्फ सतह पर बरकरार है, सिर्फ सरफेस पर रिटेन है, सरफेस पर रिटेन है, रिटेन मतलब बरकरार रहना, अंदर नहीं गया, सिर्फ सतह पर है, तो उसको हम क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि हम पेंट किए वॉल में, तो वॉल में पेंट किए तो अंदर नहीं चला गया, सिर्फ सतह पर सरफेस पर मेंटेन है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे लिपस्टिक लगाती है महिलाएं, तो वो होठ पे ही रहता है, अंदर स्किन के अंदर थोड़ा चला जाता है, वो सतह पर है। हम लोग साबुन से धोते हैं फेस को, तो क्या होता है साबुन अंदर नहीं जाता है, सरफेस पर ही न रहता है। तो जो सरफेस पर होने वाली घटना है उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर गहराई में प्रवेश कर जाता है, जैसे यहाँ पानी गिर गया, अब हम यहाँ जूट का बोरा ला करके रख दें, जूट का बोरा, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो अगर अपने अंदर ले लिया तो एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ सतह पर रखा तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। और अलग अलग चीजों की चिपकने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके घर के सामने बारिश होता है, आपके घर के सामने पानी जम जाता है, अब आप यहाँ से लाकर कहीं से मिट्टी ला करके अपने घर पे वहाँ पे रख देंगे जहाँ पानी जम रहा था, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी है, मिट्टी की क्षमता होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो और कीचड़ बनेगा, वो और परेशानी होगी। आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर मिट्टी के जगह पे मोरम डालना पड़ेगा, यानी वैसा पथरीला मिट्टी डालना पड़ेगा जिसमें छोटे छोटे पत्थर के कण मौजूद हों, है ना, बजरी डालनी होगी, छोटे छोटे कंकड़ वाले पत्थर वाली मिट्टी डालने होंगे। वो पत्थर का पार्टिकल क्या करेगा, वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने सतह पर बिठा लेगा, और जिस कारण से क्या होगा कि वो कीचड़ नहीं बनने देगा, सब पानी को बैठने के लिए एक जगह मिल जाएगा, एक सतह मिल जाएगा। तो पानी के सतह पर सारे, मतलब पत्थर के सतह पर सारे पानी चिपक जाएंगे और पानी जमेंगे नहीं। इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा है कुछ बात? तो एडजॉर्प्शन जो है
यानी जो क्रोमैटोग्राफी होता है वो एडजॉर्प्शन टेक्निक पे काम करता है। ये लेबोरेटरी में करेंगे आप लोग, 12th में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ना होता है डिटेल में, एक्सपेरिमेंट भी करना है क्रोमैटोग्राफी। एडजॉर्प्शन याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन होता है उसमें, एब्जॉर्प्शन नहीं। इससे हम पानी को साफ करते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये तो आप लोग जानते हैं। देखिए अगर एल्केन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब एल्कीन है, एक बॉन्ड अगर बढ़ा दीजिएगा तो एक बॉन्ड बढ़ाने का मतलब है दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड बढ़ गया ना। एक बॉन्ड इसका भी बढ़ा तो एक बॉन्ड इसका भी बढ़ा, तो एक हाइड्रोजन इससे भी कम होगा, एक इससे भी कम होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, जहां +2 था +2 हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अगर एल्काइन है तो एक बॉन्ड और बढ़ा दिए आप, तो जब एक बॉन्ड और बढ़ा दिए तो एक बॉन्ड इसका भी बढ़ा इसका भी बढ़ा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n-2। अब अगर हम ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो ब्रांच के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रांच क्या होता है CnH2n+1। तो इसमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ ध्यान देना है, पूछा है एल्केन, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जहां पे C मतलब कार्बन और N मतलब कार्बन की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया प्रोपेन। क्या लिया आपने, प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन, 3 दूना 6 और 2 8 हाइड्रोजन, C3H8, CnH2n+2 को फॉर्मेट को फुलफिल किए, कार्बन की संख्या 3 है, C3H 2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा C3, 3 2 6 + 2 8, C3H8 आया, है ना। तो इस तरह का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ते जाएगी, एक बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा। एक बॉन्ड बढ़ाइएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। यहाँ पे एक बॉन्ड था तो 2 प्लस था, एक और बॉन्ड बढ़ गया तो +2 हट गया, एक और बॉन्ड बढ़ा दिए तो अब -2 हो गया। ये ब्रांच है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ब्रांच है। तो ब्रांच में ये होता है। चलें आगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। देखिए बॉन्ड 2 तरह से टूटता है। एक होता है जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है X और ये है Y, दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड टूटता है। फिजन मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, फिजन मतलब किसी बॉन्ड का टूटना, और होमो मतलब होता है अपना अपना। इसको हम लोग सिमेट्रिकल फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फिजन भी कहा जाता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार जो दोनों शेयरिंग किया था बोलेगा अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ये अलग और ये अलग। इसको कहा जाता है बच्चों फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिजन अगर होता, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता। अभी ये दोनों मिलकर शेयरिंग किया था, पार्टनरशिप में था, अब बोला नहीं हमको तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, हमको अलग चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन, हमको अलग चाहिए। तो अब बोला हमको भी अपना अलग लेके चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया बॉन्ड टूटने की वजह से, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक फिजन दूसरे तरह का होता है। हेट्रोलिटिक फिजन, इसके कौन कौन से फैक्टर है ये भी पढ़ना है कि होमोलिटिक फिजन कब होता है, क्यों होता है। हेट्रोलिटिक फिजन को ना बच्चों हम लोग अनसिमेट्रिकल फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल फिजन कहते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब बराबर बराबर हिस्सा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था, लेकिन बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है। बी जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, अर्थात बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो ये क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना तो लेगा ही, बी का हिस्सा भी निकाल के ले गया। अब इस प्रकार चूंकि ए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, ए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन लिया, अपना तो लिया ही, अपना तो उसका था ही, ए वाला भी ले लिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 2 क्यों, क्योंकि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया ना। लिया कितना उसने, एक ही लिया, एक तो उसका अपना था ना, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन था ना, एक ही ने लिया ए से, तो एक लिया इसलिए एक माइनस, ये एक दिया इसलिए प्लस। प्लस चार्ज आया तो कैटायन, माइनस चार्ज आया तो एनायन। कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन, कार्बन पे माइनस है तो कार्ब एनायन।
तो अब आप ही लोग बताइए, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना, बॉन्ड का टूटना, क्लीवेज मतलब टूटना, है ना, टूटना। अब बोल रहा है हेट्रोलिटिक यानी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड टूट रहा है। CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो क्या बनेगा बताइए? अगर होमोलिटिक रहता तब ना फ्री रेडिकल बनता, पर हेट्रोलिटिक है तब क्या बनेगा? एक पे कार्बोकेटायन बनेगा, एक कार्ब एनायन बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लस और माइनस दो चार्ज डेवलप होते हैं, तो कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं। विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाई पेंटेन। अरे यार अभी तुरंत कहिए हैं, पेंटेन CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन। और इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का चेन है और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये हम जो लिखे उनको समझ में नहीं आया। उनको हम अगर बोल दें कि बाबू 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो नहीं होगा उनसे। और उनसे कह दो पिकनिक पे डांस करने, तो लड़ाई करने, तो देखो अभी सर खोल देगा। ये गाना भोजपुरी गाना बजाने बोलो तो नागपुरी से काम चलेगा? नहीं, भोजपुरी ही चाहिए। लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, ये सब करने बोलिए, देखिए हम तबाही मचा देगा ये लोग। लेकिन अगर हम आपको बोल दिए 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो आपसे हाथ कपने लगता है, तुमसे होता नहीं है। आपसे कहे पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तुमसे ये भी नहीं हो पाता है। ये तो छोड़ दो, तुमसे ये भी नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम क्लास में ध्यान ही नहीं देते हो, तुमको मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। एकदम जो गधा है, एकदम जाहिल है, वो कैसे बनाएगा? देखो खराब हो जाता है जी। अब हम ये सब बताएं, ये लिखे आपको पता ही नहीं चला, तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का। बाकी पढ़ाई तो बहुत लोग यूट्यूब में रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं जब सीखे ही नहीं आप। तो ये समझिए सर क्या कह रहे हैं। सर कह रहे हैं कि पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एकदम गधा है तो कैसे बनाएंगे? पेंट मतलब 5 कार्बन होता है। अब इतना भी अगर गधा है कि पेंट मतलब 5 कार्बन होता है, तो साइंस तुम्हारे लिए नहीं है। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट मतलब 5 कार्बन होता है, ठीक है। और ANE मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिखे हैं। क्यों? क्योंकि पेंट बोला है 5 कार्बन। अब उसके बाद ANE बोला है, ANE मतलब एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड ऐसे लगाएंगे। अब एकदम गर्दन से गर्दन ऐसे सटा देंगे, तो फिर कॉपी में हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? पेन से। कॉमन सेंस भी कोई चीज होता है ना। यहाँ पे पूरा सटा देंगे तो हाइड्रोजन कहाँ लिखेंगे? ऐसे ओवर राइट करेंगे क्या? नहीं, तो ऐसे नहीं लिखना है, तो ऐसे नहीं करना है। इसलिए थोड़ा स्पेस दिए हैं ताकि हाइड्रोजन को जरूरत के हिसाब से दे सके। अब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा भी नहीं बनाएगा, कम भी नहीं बनाएगा। तो जहां जहां कार्बन जितना बॉन्ड बनाया है वो देखो, और कितना घट रहा है, जितना घट रहा है उतना हाइड्रोजन दो। जैसे ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? अब हम तुमको ये बनाने बोले हैं ना 5 का चेन, तुम भी क्या करेगा? 1 2 3 4 5, इधर बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। अरे जब 5 ही का चेन बनाना है तो उधर और इधर बॉन्ड काहे दे दिया? पागल है क्या? जब 5 ही का चेन बनाना है तो इधर बॉन्ड क्यों दे रहे हो? इधर बॉन्ड क्यों दे रहे हैं आप कॉपी में? जब 5 का ही ना चेन बनाना है प्यारे, तो इधर बॉन्ड देने का क्या मतलब है? ये तो लास्ट था, ये लास्ट था, तो इधर और इधर नहीं लगाना है बॉन्ड। इसका भी ध्यान देना होता है। चलो सीख जाएगा धीरे धीरे, समय हर मर्ज की दवा है। देखिए अब यहां पर क्या हो गया? 5 कार्बन है पेंट। अब हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसको और 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तब ना 4 होगा। 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 दिए 4। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, इसको भी काउंट करना है। इधर भी है, इधर भी है, 2 बॉन्ड बना रखा है। और कितने घट रहे हैं? 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे। ये कितना बना रखा है? 2। और कितने की कमी है? 2, तो 4 हो जाएगा। ये कितने बना रखा है? ये कार्बन, एक बायां एक दाहिना, 2। और कितने की आवश्यकता है? 2। ये कितना बॉन्ड बना रखा है? 1। और कितने की आवश्यकता है? 3, तब ना 4 होगा। ये बन गया पेंटेन। इसी प्रकार दूसरा बोला है 2 मिथाइल ब्यूटेन। रूट वर्ड पकड़ना है, रूट हमेशा आखिरी में होता है। ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4। और ANE लगा है मतलब सभी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। 2 मिथाइल, 2 मतलब मिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है।
तो सेकंड कार्बन ये भी हो सकता है इधर से काउंट करने पर। अगर इधर से काउंट करें LHS, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करें तो सेकंड कार्बन ये है। अगर राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे सेकंड कार्बन ये है। तो 2 मिथाइल बोला है, तो यहाँ पे भी कोई बच्चा लिखेगा तो भी सही हो जाएगा, कोई यहाँ पे लिखेगा उसका भी सही हो जाएगा। अगर कोई दोनों जगह लिख दिया सब, तब सर वो मूर्ख है, पागल है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 मिथाइल बोला है, मतलब ये मिथाइल हो जाएगा। अब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, अब हाइड्रोजन सेट करिए। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 दिए, ये 2 बना रखा है इसको 2 दिए। ये कितने बॉन्ड बना रखा है, ब्रांच लगा हुआ है, ध्यान देंगे, एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे, 3, तो इसको 1 हाइड्रोजन दीजिएगा। ये कितना बना रखा है, 1, इसको 3 देंगे। अब पूछ रहा है कि ये दोनों जो हैं ये किस प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये कितने कार्बन का चेन है, 5 का चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये पेंटेन है, 5 का चेन है, ये 4 का ही चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। तो डिफरेंस क्या चीज में है, कार्बन सेम है दोनों के पास, हाइड्रोजन सेम है दोनों के पास, आइसोमर है, चेन में डिफरेंस है। तो ये कैसे आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। नोट डाउन करिए। इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट पढ़े हैं ना, प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस में पढ़ाए हैं, रेजोनेंस से पहले। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अगर चेन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो प्लस आई, चेन से इलेक्ट्रॉन खींच के कम कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस आई, तो प्लस आई माइनस आई। उसमें डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कब तक, 3 कार्बन तक। नहीं समझा, मान लीजिए ये कार्बन का चेन है और इसके लास्ट में लगा हुआ है हैलोजन, तो ये हैलोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए इस पर डेल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल प्लस। ये इसका इंपैक्ट 3 कार्बन तक रहता है ना, तो डेल डेल प्लस है ना, इस पे क्या हो जाएगा, डेल 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 प्लस। तो ये भी पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन इफेक्ट कितने कार्बन तक होता है, तो लास्ट 3 कार्बन तक ही उसका इफेक्ट रहता है, अप टू 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इस कार्बन से खींचेगा तो ये अपना भरपाई करने के लिए इससे लेगा, और ये अपना भरपाई करने के लिए इससे लेगा। 3 कार्बन तक इसका इम्पैक्ट रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट इसी को कहते हैं। ये चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये माइनस आई ग्रुप है और इसको माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। इसी प्रकार अगर ये देता तो उसको प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। नोट डाउन करिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूव। सिग्मा इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब सिग्मा पाई ही नहीं पता है आपको भाई, अगर मान लो कहीं एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है प्यारे, और अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे और पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो बीच वाला बॉन्ड सिग्मा है और ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड पाई है, तो अगर हमसे यहाँ पूछा जाए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम कहेंगे 4 हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड 1 है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 है। सिग्मा बॉन्ड 1 और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है। और सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, याद रखना है। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल, एस फॉर स्ट्रॉन्गर, यानी सिंगल सिग्मा हमेशा सिंगल ही रहता है। एक बॉन्ड हो तब भी सिग्मा एक ही रहेगा, 2 हो तब भी सिग्मा एक ही रहेगा, 3 हो तब भी सिग्मा एक ही रहेगा। और सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग की मात्रा ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। लिखिए, विक्टर मेयर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। तो बच्चा जानता है, पढ़ना पड़ेगा। विक्टर मेयर टेस्ट क्यों करते हैं, तो वोलेटाइल सब्सटेंस के मोलर मास को चेक करने के लिए, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए, है ना। तो इसका याद रखिएगा, विक्टर मेयर टेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नहीं याद है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है जी, मोलर मास। नहीं पढ़े हैं तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब होता है विच वेपराइजेज एट रूम टेम्परेचर, वैसा पदार्थ जो रूम के तापमान पर भाप बनकर उड़ जाए, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि पानी, जैसे कि पसीना,
जो भाप बनकर उड़ जाए उसको वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। पेट्रोल हाथ में लेते ही उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। पानी नहा के निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद पानी सब गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? एवापोरेट हो जाता है। तो जो चीज़ रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए उसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। द प्रीफिक्स 5 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। 5 कार्बन का चेन को क्या कहेंगे? पेंट। 4 को ब्यूट, 3 को प्रोप, 2 को इथ, 1 को मिथ, है ना। एक कार्बन को प्यारे मिथ कहा जाता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पर कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है? प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहा जाता है बालक? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहा जाता है? पेंट। 6 कार्बन को क्या कहा जाता है? हेक्स। 7 कार्बन को क्या कहा जाता है? हेप्ट। 8 कार्बन को क्या कहा जाता है? ऑक्ट। 9 कार्बन को नोनेन, 10 को डेकेन, है ना। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एस्टिमेशन करते हैं क्यूरियस मेथड से। हैलोजन का एस्टिमेशन क्यूरियस मेथड से किया जाता है। और ड्यूमस और जेल्डाल ये नाइट्रोजन के लिए है। किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। कौन? ड्यूमस और जेल्डाल दोनों। ये जो लाइबिक्स मेथड है ये दूसरा चीज के लिए है, ये हैलोजन एस्टिमेशन के लिए है, ये नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए, ये अलग मेथड के लिए होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, डी वाला जो है ना लाइबिक्स मेथड, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए होता है। कार्बन डिटेक्ट करना हो, हाइड्रोजन डिटेक्ट करना हो, उसके लिए। ये हैलोजन के लिए और वो दोनों नाइट्रोजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजीनॉइड? देखिए नॉन बेंजीनॉइड पूछा जाए तो ये ट्रोपोलोन होता है। ये 7 कार्बन का चेन है ना, 7 कार्बन का ये चेन होता है ट्रोपोलोन। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा है OH, ये होता है ट्रोपोलोन। ठीक है। बाकी आप देखिएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो बेंजीन ऐसा होता है ना। नैप्थलीन अगर देखिएगा, फनेल की गोली जिसको कहते हैं नैप्थलीन, तो नैप्थलीन ऐसा दिखता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये नहीं है, मतलब यहां डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, है ना। नैप्थलीन की बात करें डबल बॉन्ड, ये नैप्थलीन है, इसको फनेल का गोली कहा जाता है। तो ये भी बेंजीन जैसा दिख रहा है। ये एंथ्रासीन की अगर बात करें तो एंथ्रासीन के बारे में अगर बात करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ये अलकतरा है जिससे सड़क बनता है ना, काला वाला, एंथ्रासीन, ये सब बेंजीन है। तो इसमें से कौन नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है? तो सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट IUPAC नेम, यहां पर क्या है? CH3O CH2 CH3 लिखा हुआ है। ये अब इधर छोटा कार्बन है, इधर बड़ा कार्बन का चेन है, तो इसको क्या कहा जाएगा? छोटे वाले में ऑक्सी लगाते हैं, मिथॉक्सी इथेन। यह ईथर है, ईथर का IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन होता है ना। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। और जिधर कार्बन चेन छोटा रहेगा उसमें ऑक्सी लगाना होता है। तो इधर 1 कार्बन का चेन है, इधर 2 कार्बन का चेन है, इधर छोटा कार्बन है इसलिए ऑक्सी लगाए हैं, मिथॉक्सी। इधर 2 कार्बन का चेन है इसलिए मिथॉक्सी इथेन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कम से कम 25-30 डिग्री से कम डिफरेंस रहेगा तब। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के लिए कम से कम 25 से 30 डिग्री केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। 25 से 30 डिग्री से कम डिफरेंस रहेगा तभी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हम अपने मर्जी से दे देते हैं एक सवाल। OH और यहाँ मान लीजिए कंपाउंड दे दिया, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो एक की प्रायोरिटी जिसकी कम होती है वो ब्रांच की तरह बिहेव करता है, और अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अमिताभ बच्चन, ये जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3।
नाम कैसे लिखते हैं, BPF, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है, और सबसे आखिरी में किसका नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ ब्रांच हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, है ना, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नोट डाउन करिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।